तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। सबसे पहले हम जो चैप्टर्स ये जो चल रहे हैं ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, साथ में ही बहुत टफ सब्जेक्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं या टफ टफ जो हमारे चैप्टर हैं ये माने जाते हैं। अभी तक की हम लोगों ने क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है डीएनए या आरएनए, उसके बारे में कि डीएनए कैसे बनता है, कौन बनाता है, कौन सी क्रिया के द्वारा जो है बनता है। गुड मॉर्निंग। ये सारी चीजें पढ़ चुके थे हम लोग वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर में, जिसका नाम था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, MBOI, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हमारा नया चैप्टर है, इसका नाम है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुवांशिकता। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है भैया? अनुवांशिकता। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, हर एक चीज को इसको समझ के चलना है। अनुवांशिकता, इसको हिंदी में कहते हैं भैया अनुवांशिकता, जेनेटिक्स। पहले तो समझने की सुविधा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अनुवांशिकता शब्द को क्या कर ले, तोड़ कर देख ले अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है। अनुवांशिकता जो शब्द है ये किस चीज को बताता है। तो अनुवांशिकता शब्द क्या है ये जानेंगे। तो अनु शब्द का मतलब होता है क्रम, क्रम का मतलब होता है एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, ये तो एक हमारा क्रम होता है। या कह लीजिए ABCD, ये भी एक हमारा क्या है, क्रम है। तो अनु शब्द का मतलब क्या हो गया, क्रम। वंश शब्द का मतलब क्या हो गया, पीढ़ी। पीढ़ी कह दीजिए या इसे ही कहते हैं हम लोग वंश। तो पढ़ा था अनुवांशिकता का मतलब ये होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और वो भी कैसे, क्रम से। जैसे मान लीजिए तीन पीढ़ी है, एक है, या मान लीजिए A पीढ़ी है, B पीढ़ी है और ये C पीढ़ी है। तीन पे चार पीढ़ी मान लेते हैं, ये D पीढ़ी, चार पीढ़ियां हैं हमारी। या समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, ये है हमारे परदादा, और ये है हमारे दादा, और ये है पिता, और ये है हम। तो चार पीढ़ी हो गई भाई। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाए, जो करेक्टर, जो गुणों को ले जाए, मान लीजिए यहां से यहां हमें कुछ भेजना है, मान लीजिए ये डॉट भेजना है, तो ऐसा नहीं है कि A से हम भेज दे सीधे D तक, ऐसा ये नहीं हो सकता है। ये हमेशा क्रम से ही जाएगा। A से जाएगा B के पास, B से जाएगा C के पास, और C से जाएगा D के पास। ऐसा नहीं होता कि A से C के पास चला जाए या A से D के पास। हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रम के अनुसार जाता है, क्रमागत जाता है। और जो क्रमागत जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो गुण जो क्रम के अनुसार जाएं, उन्हें ही कह देते हैं, जिस शाखा के अंदर इन चीजों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को ही नाम दे देते हैं हम लोग अनुवांशिकता। क्या कह देते हैं, अनुवांशिकता, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अनुवांशिकता जो चैप्टर है इसके बेसिक बेसिक चीजों को जानेंगे कि शब्द किसने दिया, पिता कौन है, आधुनिक अनुवांशिकता के पिता कौन है। जो चीज हमारी कॉमन चीजें हैं, बहुत ज्यादा जो पूछी जाती हैं, बहुविकल्पी में भी और बहुत सारे क्वेश्चन में जो चीजें पूछी जाती हैं उनको पढ़ लें। सबसे पहले ये समझ लिए इंट्रोडक्शन टाइप में है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो हेडिंग रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में एक दो बात सबसे पहले जान लेंगे। अब ये जानेंगे जो अनुवांशिकता शब्द है, जेनेटिक्स शब्द है, ये किसने दिया। तो लिखेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, अनुवांशिकता। जेनेटिक्स, अनुवांशिकता, और एलील शब्द। एलील शब्द, दो शब्द बताए हैं हमने, एक जेनेटिक्स और दूसरा एलील।
तो अनुवांशिकता और एलील शब्द डब्ल्यू बेटसन ने दिया, डब्ल्यू बेटसन ने दिया। ठीक है, तो अनुवांशिकता और एलील शब्द जो है किसने दिया भैया? डब्ल्यू बेटसन ने दिया। कौन सा शब्द? अनुवांशिकता और एलील। बेटसन ने कितने शब्द दिए? 2 दिए। कौन कौन से? अनुवांशिकता और एलील शब्द किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स का मतलब होता है वंशागति, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए गुण, उन्हें कहते हैं वंशागति। और विभिन्नता, जैसे माता पिता से जो बच्चा होता है वो थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा क्या होता है? डिफरेंट, तो इसे कहते हैं विभिन्नता। तो वंशागति और विभिन्नता की संग्रहित अध्ययन को क्या कह देते हैं? अनुवांशिकता कह देते हैं। तो लिखेंगे अनुवांशिकता की परिभाषा अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? अनुवांशिकता की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे वंशागति और भिन्नता के संग्रहित अध्ययन को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता कहते हैं। ये बात हो गई भाई हमारी 2 नंबर की बात। अनुवांशिकता क्या हो गया कि वंशागति और जो हमारी भिन्नता या विभिन्नता है, हेरिडिटी और जो वेरिएशन है, उनके अध्ययन को हम लोग क्या कह देते हैं? अनुवांशिकता कह देते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हेरिडिटी शब्द का मतलब क्या है, वंशागति जो शब्द आया है यहाँ पर, वंशागति शब्द का मतलब क्या है और भिन्नता शब्द का मतलब क्या है। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी वंशागति। वंशागति जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी जो शब्द लिया गया है, ये लिया गया है भैया किससे? हेरिटेज। हेरिडिटी। वंशागति क्या है? पैतृक पीढ़ी से बच्चों की पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। यह कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, अनुवांशिक गुणों का पैतृक पीढ़ी से बच्चों की पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है, वंशागत कहलाता है। तो लिखेंगे अनुवांशिक गुणों का पैतृक पीढ़ी से बच्चों की पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही वंशागत कहलाता है। तो लिखेंगे अनुवांशिक गुणों का पैतृक पीढ़ी से बच्चों की पीढ़ी में स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। ये हो गई हमारी वंशागति की परिभाषा। ये क्या हो गई भाई? वंशागति की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब अगली हम लोग पढ़ेंगे भिन्नता क्या होती है भाई। 4थे नंबर पर भिन्नता, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वेरिएशन। क्या क्या भिन्नता है? तो आप सभी को पता होता है कि एक ही जाति के सभी सदस्य, एक ही जाति के, जैसे मनुष्य ले ली हमने जाति, हम एक मनुष्य, दूसरे यहाँ पर एक और कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो है तो एक ही जाति, है तो दोनों ही मनुष्य, तो एक ही जाति हो गई। लेकिन एक ही जाति के जो सदस्य हैं दोनों, इन दोनों सदस्यों में क्या पाई जाएगी? भिन्नता पाई जाएगी। इसी को क्या कह देते हैं हम लोग? वेरिएशन कह देते हैं। कुछ ना कुछ क्या पाई जाएगी? डिफरेंस, अंतर पाए जाएंगे। इसे ही क्या कह देते हैं? भिन्नता। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति और खड़ा है, तो जाति तो एक ही होगी क्योंकि वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। अब हमारे गुणों में क्या होगा? अंतर। शायद हमारा रंग सांवला है, वो गोरा हो, या हम मोटे हो तो वो हो सकता है पतला हो, या हमसे भी ज्यादा मोटा हो, या मान लीजिए हमारी आंखें की जो रंग है वो काली है, उसकी हो सकता है भूरी हो,
या हो सकता है वो हमसे लंबाई में छोटा हो, उसकी हड्डियां जो है वो हमारी चौड़ी है जैसे हड्डियां, उसकी हो सकती हैं हड्डियां पतली हो। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या देखे जाएंगे, अंतर देखे जाएंगे। इसी अंतर को क्या नाम दे देते हैं, भिन्नता। तो लिखेंगे एक ही जाति के सभी सदस्य में उपस्थित उपस्थित अंतर को ही भिन्नता कहते हैं। भिन्नता कहते हैं। तो ये हो गई हमारी भिन्नता। चलिए भाई, अनुवांशिकता हो गई, भिन्नता हो गई। अब जो है कुछ इनके पिता याद कर लें कि कौन से वंशागत के पिता हैं, कौन से आधुनिक हैं। तो एक बार कमेंट कर दीजिए, इतना आपने लिख लिया है, इतनी बातें आपने जान ली है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए। आकृति तान्या सिंह जल्दी से। हाँ, लिख गया है, लोग कह रहे हैं लिख गया है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। दो तीन शब्द जान लिए, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, वंशागत किसे कहते हैं, भिन्नता किसे कहते हैं, अनुवांशिकता शब्द किसने दिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके इतिहास के बारे में कि क्या क्या जो है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके अंदर खोज की और क्या क्या बताया। चलिए भाई, तो नंबर इसमें अब हेडिंग डालेंगे अनुवांशिकता की खोज का इतिहास। जिन जिन वैज्ञानिक ने इसके अंदर योगदान दिया, दो तीन वैज्ञानिक को पढ़ लेंगे इसके अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे। एक है जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल सभी लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। ये हमारे कौन है, अनुवांशिकता के पिता। अनुवांशिकता के पिता, फादर बोले, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। एक हो गए जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्हें कहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं डब्ल्यू बेटसन। वही बेटसन जो अभी आए थे, डब्ल्यू बेटसन। इन्हें कहा जाता है आधुनिक अनुवांशिकता के पिता। आधुनिक अनुवांशिकता के पिता। अनुवांशिकता के पिता, आधुनिक अनुवांशिकता के पिता किन्हें माना जाता है, डब्ल्यू बेटसन के। फिर हैं हमारे बेटसन हो गए, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए। अब एक बचते हमारे मॉर्गन। मॉर्गन को कहा जाता है मॉर्गन प्रयोगात्मक अनुवांशिकता के पिता। प्रयोगात्मक अनुवांशिकता के पिता। प्रयोगात्मक यानी इन्होंने प्रयोगों के द्वारा एकदम हर चीज प्रूफ करके दिखाई, मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे। तो लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, मॉर्गन के लिए नोट पॉइंट है, इन्होंने ड्रोसोफिला जिसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग किया और निम्न प्रस्ताव दिए। ये निम्न जो प्रस्ताव दिए हैं, इन सभी प्रस्तावों को आपको क्या करना होगा,
याद करना होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। एक दिया था लिंकेज का, दूसरा दिया था सेक्स लिंकेज का, क्रॉसिंग ओवर का। तो लिखेंगे नंबर एक, इंग्लिश में लिख लीजिए लिंकेज और हिंदी सब एक ही है। सेक्स लिंकेज, एक था हमारा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, लिंकेज का इन्होंने दिया था, सेक्स लिंकेज का इन्होंने दिया था। अब जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक पढ़ा जाता है, वो भी इन्होंने ही दिया था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और एक दिया था जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट, और वो भी जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था किसके ऊपर, लिंकेज मैप। किसके ऊपर दिया था, जीन मैप या लिंकेज मैप, लिंकेज मैप। तो इतनी थ्योरी दी थी इन्होंने, ये सारी थ्योरी आपको याद रखनी होगी। कितने प्रस्ताव दिए थे, 1 2 3 4 5, कौन कौन से, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप। और ये सब होता क्या, ये सब आपको इसी चैप्टर में हर एक चीज बताई जाएगी। लिंकेज भी पढ़ाया जाएगा, सेक्स लिंकेज भी पढ़ाया जाएगा, क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ाया जाएगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी पढ़ाया जाएगा, और लिंकेज मैप भी पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गई पूरी किसकी बात, हमारी मॉर्गन की। अब एक साइंटिस्ट और बचते हैं, उनके बारे में जान ले। एक होते हैं ए गैरोड करके, चौथे हैं, ये भी इनको भी याद कर लें भाई, जरूरी है। ए गैरोड, गैरोड, इनको कहा जाता है मानव आनुवंशिकता और जैव रासायनिक आनुवंशिकता के पिता। किसे किसे, मानव आनुवंशिकता और जैव रासायनिक आनुवंशिकता के पिता माना जाता है। तो लिखेंगे भाई मानव आनुवंशिकता व जैव रासायनिक आनुवंशिकता के पिता, आनुवंशिकता के पिता इन्हें माना जाता है। ये कौन से थे वैज्ञानिक हमारे, ए गैरोड। जबकि इन्होंने जो है किया गया था कि जो हमारी शरीर सेल के अंदर मेटाबॉलिक जेनेटिक्स के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, बीमारियां होता है, उन्होंने एल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिसीज, एंजाइम, ये सब इन्होंने खोजा था। और एक कॉन्सेप्ट दिया था वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, एक कॉन्सेप्ट दिया था वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। तो इतना ही याद रखिए, आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता, डब्ल्यू बेटसन आधुनिक आनुवंशिकता के पिता, मॉर्गन प्रयोगात्मक आनुवंशिकता के पिता, और किसके किसके ऊपर खोज किया था इन्होंने, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग किया। 5 कॉन्सेप्ट दिए, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस, और जो है और हमारा दिया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और लिंकेज में। और फिर क्या दिया, ए गैरोड नामक वैज्ञानिक ने मानव आनुवंशिकता व जैव रासायनिक आनुवंशिकता के क्या कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। तो ये हो गई हमारी कुछ बातें इसके बारे में भाई, ये बातें हो गई हमारे इंट्रोडक्शन में और इतिहास में कुछ बातें। तो इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर लिख गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। आगे पढ़ेंगे कुछ अनुवांशिकी शब्द, कुछ शब्द यूज होंगे इस चैप्टर में, उन शब्दों को हम लोग पहले ही पढ़े ले रहे हैं ताकि आगे दिक्कतें ना हो। तो सम जेनेटिकल टर्म जिसे कहते हैं कुछ अनुवांशिकी शब्द। तो हेडिंग है हमारी कुछ अनुवांशिकी शब्द, सम जेनेटिकल, सम जेनेटिकल टर्म। ठीक, सबसे पहले हेडिंग आएगी हमारी एलील, क्या आएगी, एलील। सबसे पहले हेडिंग आएगी हमारी एलील, या पढ़ लीजिए फैक्टर। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी फैक्टर, या इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग कारक।
फैक्टर या कारक क्या होता है इसे जान लेते हैं। इसे कहा जाता है वंशागति। वंशागति की इकाई मानी जाती है। जो फैक्टर या कारक है इसे कहा जाता है वंशागति का इकाई। और जो उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए, अनुवांशिकता के लिए, यानी पीढ़ी वंशागत के लिए, और करेक्टरों को अपीयरेंस दर्शाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए भाई? ये इनहेरिटेंस के लिए। और फिर दूसरा रिस्पॉन्सिबल होता है गुणों को प्रदर्शित करने के लिए, गुणों को दर्शाने के लिए। तो लिखेंगे भाई ये जो हेरिडिटी है, वंशागति है, उसकी क्या है? ये इकाई है। तो लिखेंगे यह वंशागति की इकाई मानी जाती है जो जो वंशागति और गुणों को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। अब आपको हम बताएंगे कि यही कारक बहुत पुराने समय में जब जीन की खोज नहीं हुई थी तो इस जीन को कारक कहा जा रहा था। फिर धीरे धीरे जब जीन की खोज हो गई तो यही जो है हमारा जॉनसन ने इन्हें क्या कह दिया था? जीन। 1909 में इसी फैक्टर को जॉनसन ने क्या कह दिया था? जीन। जबकि मेंडल ने क्या कहा था? एलिमेंट या फैक्टर नाम दिया था। तो लिखेंगे मेंडल ने इसे एलिमेंट फैक्टर कहा, जबकि जॉनसन 1909 में इसे जीन कहा। तो वही हमारा एलिमेंट फैक्टर बाद में चल के क्या कहलाने लगा? जीन कहलाने लगा। क्योंकि जीन की खोज जब नहीं हुई थी, जब हमारी ना ही डीएनए की खोज हुई थी, तो मेंडल ने एक जो है अंदाजा लगाया था, भैया कुछ तो होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाता है और गुण उससे प्रदर्शित होता है। उन्होंने नाम दे दिया था उसे, कुछ कारक होगा, कुछ फैक्टर होगा, इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया था। और जो मॉर्गन ने थे, उन्होंने फैक्टर के लिए सबसे पहले चिन्ह का यूज किया था। तो लिखेंगे, इसी के नीचे लिख सकते हैं हम लोग, मॉर्गन ने कारक के लिए चिन्ह का प्रयोग किया। अगर कोई डोमिनेंट है तो उसे कैपिटल से दिखाते थे, अगर कोई रिसेसिव है तो उसे किससे दिखाते थे? स्मॉल से। तो लिखेंगे प्रभावी को कैपिटल तथा अप्रभावी को स्मॉल से दिखाते थे। ये हो गई हमारी कंप्लीट कारक हेडिंग। अगली हेडिंग आती है हमारी कौन सी? एलील। तो अगली हेडिंग कौन सी है? एलील। ALLELE, एलील। पहले इतना देखिए भाई, एक बार इसको दोहराइए फिर आगे बढ़ाया जाए। तो हमारा कारक क्या है? जो हमारा कारक था भाई, सुनिए, जो फैक्टर है जिसे हम लोग कारक कह रहे हैं, यहां पर समझ लीजिए, उतारना नहीं, इन्होंने यूज किया था, मेंडल ने कहा कारक। फिर इसी कारक को जीन नाम दे दिया किसने भाई? जॉनसन ने। जॉनसन ने क्या कह दिया? यही क्या है? हमारा जीन है। कब? 1909 में। और इन्हीं फैक्टर के लिए जो है वैज्ञानिक मॉर्गन ने क्या किया? अगर कोई डोमिनेंट है और दूसरा होता था रिसेसिव, डोमिनेंट और एक होता था रिसेसिव,
तो डोमिनेंट के लिए इन्होंने कैपिटल लेटर यूज किए, रिसेसिव के लिए इन्होंने स्मॉल लेटर यूज किए। क्या होता है डोमिनेंट, प्रभावी, अप्रभावी, ये सब आपको भी पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर। यहाँ पर बस इतना, ये जो चीज लिखी है ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई। और फैक्टर कह लो या जीन कह लो, यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो इसे कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी, वंशागति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कड़ी ले जाती है, इकाई ले जाती है, वही क्या होती है, फैक्टर या जीन होता है। चलिए भाई एक बार दोहरा लीजिए इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बिगाड़ दिया है। एक बार सुनिए, क्या कारक क्या है, यह वंशागति की इकाई मानी जाती है जो वंशागति और गुणों को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर भैया कर लेना, प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होती है। मेंडल ने इसे एलिमेंट फैक्टर कहा, जबकि जॉनसन 1909 में इसे जीन कहा। मॉर्गन ने कारक के लिए चिन्ह का प्रयोग किया, प्रभावी को कैपिटल तथा अप्रभावी को स्मॉल से दिखाते हैं। अगली हेडिंग है हमारी एलील, और एलील वाली हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे अगले टर्न पर। कुछ बच्चे जो हैं बाद में आते हैं क्लास, परेशान ना हो, जब स्कूल खुलेंगे तो सबको बताया जाएगा। जैसे अर्पित और सुधांशु, ये अभी जुड़े हैं कुछ देर पहले, 5 मिनट पहले। 4 ही 5 बच्चे रेगुलर जो है देखते हैं लाइव, बाकी जो है एंजॉय कर रहे हैं खूब। जब स्कूल खुलेंगे तब हर एक चीज का टेस्ट लेंगे, बढ़िया तरीके से पूछेंगे जो जो बोर्ड पर पढ़ाए, फिर बताएंगे। अभी तो खूब एंजॉय कर लो, आमना सामना हो नहीं रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के।